आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जिन्वू के आजिन गिल्ड की पहली रेड होने वाली होती है और उनको ज्वाइन कर लेते हैं मिस्टर वू, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ये रिपोर्ट चेयरमैन को सबमिट करनी होती है कि आखिर जिन्वू अकेले एक टेंजन को कैसे क्लियर करता है। मगर यहाँ पर मिस्टर वू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं सब चीज़ें देखकर, क्योंकि यहाँ पर तो उसके शैडो सोल्जर्स ही बस अकेले फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर वू, जिनवू और जिनहो तीनों ही साइड में खड़े होते हैं और यहाँ पर जिनवू की शैडो सोल्जर्स अकेले बड़ी मैच्योरिटी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर मिस्टर वू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अच्छे अच्छे हंटर जो कि ए रैंक या बी रैंक के हैं उनके सामने तो ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेंगे, मगर ये शैडो सोल्जर तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ फाइट कर रहे हैं। सारे शैडो सोल्जर्स ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे तो लग रहा है ये सारे मॉन्स्टर जिन्वू के सामने कुछ भी नहीं है, खासकर वो बड़ा वाला। और यहाँ पर वो इग्रिस की बात कर रहा होता है, उसके पास क्योंकि एक सॉर्ड होती है जो कि उसे जिन्वू ने ही दी होती है और ये सॉर्ड डीमन मोनार्च बैरन की होती है। और इग्रिस उसे जितनी बार भी मतलब स्विंग करता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, जिसको देखकर यहाँ पर मिस्टर वू हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मुझे तो लगा था ये इलेक्ट्रिसिटी वाला मैजिक बहुत ही हाई रैंक के हंटर ही कर सकते हैं और वो भी बस एक दो बार ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये तो जितनी बार अपने तलवार को घुमाता है इसमें से उतनी बार इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। और ये सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा होता है और इससे इग्रिस की पावर भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी होती है। और ये सब देख कर तो वहाँ पर मिस्टर वू के सारे होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही में वो ये भी सोच रहे होते हैं अगर मैं इसके साथ 1-1 फाइट करूं तो क्या मैं इससे जीत पाऊंगा। मगर तभी यहाँ पर हमें एक आंट दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर को खा रहा होता है, जिसपे कि जिन्वू वहाँ पर आता है और उसे एक लात मारता है और साथ ही में चिल्ला के कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पे टेंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को मत खाया करो, ये लोग बहुत कीमती होते हैं, इनसे मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। साथ ही में वो अपने बाकी के शैडो सोल्जर को कहता है जल्दी जल्दी माइनिंग स्टार्ट करो। और ऐसे बोलते ही वहाँ पे कुछ आंट्स और हाई और सारे माना क्रिस्टल को कलेक्ट करने लग जाते हैं, जिसको देखकर मिस्टर वू सोचते हैं ये तो किसी भी ए रैंक के टेंजन को अकेले ही क्लियर कर सकता है। साथ ही में इसके सारे शैडो सोल्जर्स माइनिंग का काम भी कर लेते हैं, इसके वजह से इसको माइनिंग टीम की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे को चेयरमैन ने शायद बोला होगा कि मैं इसको जाके ऑब्जर्व करूं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जिन्वू के सामने एक मोटा सा मॉन्स्टर आके खड़ा हो जाता है। उसके सामने नागा आके खड़ा हो जाता है, जिसपे कि जिन्वू अपने माइनिंग टीम को छोड़कर बाकी सारे शैडोज को वापस बुला लेता है। जिसपे कि मिस्टर वू कहते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, वो सभी लोग तो इसे बड़ी आसानी से मार सकते थे। जिसपे कि जिन्वू अपने डैगर को बाहर निकाल के कंधे पे रखते हुए मुस्कुराते हुए मिस्टर वू से कहता है अगर मैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहा तो मैं कभी फाइट ही नहीं कर पाऊंगा और मैं शायद अपनी पर्सनैलिटी को ही खो दूंगा। तभी वहाँ पर वो एक छलांग लगाता है और अपनी पूरी पावर के साथ नागा पे अटैक करता है। ये चीज देख के तो मिस्टर वू के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन्वू ने बस एक ही अटैक में नागा को मार दिया होता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तभी यहाँ पर जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है तुमने टेंजन बॉस को मार दिया है। साथ ही में उसका लेवल अप हो जाता है और वो 101 लेवल पे आ गया होता है। साथ ही में उसकी जॉब स्किल्स, स्पेशल स्किल जितने भी होती है उसके भी लेवल अप हो चुके होते हैं। उसके जितने भी एक्टिव स्किल्स होते हैं मोनार्च डोमेन, शैडो एक्सचेंज, शैडो एक्सट्रैक्शन सब लेवल 2 तक पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पे उसके शैडो एक्सचेंज की टाइमिंग भी कम हो गई होती है, अब वो 3 घंटे से सीधा 2 घंटे पे आ गई होती है। जिसपे जिन्वू सोचता है अगर मैं ऐसी लेवल अप होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं कुछ सेकंडों में ही शैडो एक्सचेंज को यूज़ कर पाऊंगा, तब मुझे मॉम और जिन्हा की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। मिस्टर वू यहाँ पे पहले से ही हैरान होते हैं, मगर उतने में ही जिन्वू नागा के पास जाके कहता है जागो। और यहाँ पर नागा की शैडो को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसको देखकर मिस्टर वू और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हालांकि इन्होंने ये सीन पहले देख रखा होता है टस्क के टाइम पे, मगर वो फिर भी हैरान होते हैं। और यहाँ पे हमें नागा की शैडो दिखाई जाती है जो कि बहुत छोटी होती है, जिसपे जिन्वू कहता है इसका लेवल तो बहुत ज़्यादा अप है, हालांकि ये टस्क जितना ताकतवर है मगर इसका शैडो इतना छोटा क्यों है। वही यहाँ पर जिन्वू नागा के सर पे हाथ रखता है और उसको थोड़ी देर में ही पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर टस्क की तरह ही अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। तभी यहाँ पर उसके सामने विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है अपने शैडो का नाम रखो। और जैसा कि हमें पता है जिन्वू कितना अच्छा ही नाम रखता है सोलो प्ले गिल्ड की तरह, और वो वहाँ पर उसका नाम रख देता है जीमा, और मतलब कुछ भी नाम रख देता है, जिसको यहाँ पर जिन्हो भी मतलब थोड़ा सा पीछे कह रहा होता है तुम्हें यही नाम मिलता है क्या, हर बार अजीब सा नाम रख देते हो। जिसपे कि जिन्वू बोलता है इस नाम में आखिर बुराई क्या है, इतना प्यारा सा तो नाम है। तभी हमें यहाँ पर टेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सारे मीडिया जिन्वू का इंतजार कर रहे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तभी उसे कुछ टेंजन से बाहर आया था दिखाई देता है और वो कहते हैं क्या हमें भागना चाहिए, ये कोई मॉन्स्टर है। और तभी वहाँ पर टस्क नागा की बॉडी को लेकर बाहर आ रहा होता है और बाकी रिपोर्टर कहते हैं नहीं ये तो जिन्वू की शैडो है, और वो सब उसकी फोटो लेने लग जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, मगर यहाँ पर टस्क
उन्हें इस तरीके से पिक लेता हुआ देखकर टस्क भी यहाँ पर स्माइल करने लगता है और थोड़े पोज मारने लगता है। तभी उनके पीछे से जिनवू, जिन्हो और मिस्टर वू बाहर आते हैं, जिसपे कि जिनवू ये सब देख के हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी मीडिया यहाँ क्या कर रही है। मगर यहाँ पर मिस्टर वू के तो होश ही गायब होते हैं। उन्होंने जो यहाँ पर टेंजन के अंदर देखा था वही यहाँ पर जाके वो चेयरमैन गनहिन को भी बता रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये सब हुआ था सर। तभी वहाँ पर गनहिन जोर से हंसने लग जाते हैं। चेयरमैन कहते हैं तुमने हालांकि पहले बहुत सारे रेड देख रखे हैं, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो गई है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ जिनवू बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसकी ये सब एबिलिटीज़ को देखकर तुम थोड़ा शौक में आ गए होगे। जिसपे कि वहाँ पर मिस्टर वू कहता है वो कोई फाइट थी नहीं सर, वो तो एक तरफा लड़ाई थी जो कि जिनवू अकेले ही जीतता जा रहा था। जिसपे कि चेयरमैन के भी होश थोड़ी देर के लिए उड़ जाते हैं और वो मिस्टर वू से बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे, थोड़ा सा घर जाओ और आराम कर लो। और जैसे ही यहाँ पर मिस्टर वू बाहर जाते हैं, वहाँ पर चेयरमैन विंडो के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं वो किसी भी तरीके के गिल्ड को अकेले ही क्लियर कर सकता है, उसे तो वन मैन गिल्ड का नाम दे देना चाहिए। और वो साथ ही में मुस्कुराते हुए कहते हैं हमारी कंट्री के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के यहाँ पे रैंकिंग लेवल हिलने वाली है। तभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद ही जापान का सीन दिखाया जाता है और जापान के ऊपर एक बहुत ही बड़े एस रैंक के गेट को ओपन होता हुआ दिखाया जाता है। और ये टेंजन बस अभी अभी अपीयर ही हुआ होता है और उसी को वहाँ के सारे लोग देख रहे होते हैं और वो इतना बड़ा होता है कि उन सभी लोगों के वहाँ पे होश उड़ गए होते हैं। तभी वहाँ पर हमें पीछे 3 लोग दिखाए जाते हैं एक बिल्डिंग के पास, जो कि बड़े बड़े गिल्डों के नाम लेके उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। सभी आपस में बात करते हुए बोलते हैं अगर इन सभी गिल्ड के मास्टर्स को यहाँ बुलाया गया है तो जरूर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तभी हमें वहाँ पर पीछे 4 हंटर दिखाए जाते हैं जो कि जेजू आइलैंड पे भी गए होते हैं। तभी उन तीनों में से एक लड़का कहता है जरा बीच में देखो वो सुगीमोटो है ना, वो वाइस मास्टर। तभी उन चारों में से एक हंटर बोलता है ये वाइस मास्टर नहीं है, रियोजी के मरने के बाद अब ये मास्टर बन चुका है हमारे गिल्ड का। और जैसे ही वो चारों हंटर उनके सामने से गुजरते हैं, वो तीनों लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। रियोजी गोटो के बारे में बोल रहे होते हैं क्योंकि वो जेजू आइलैंड में मारा गया था। तभी वो सारी बातें वो सारे हंटर सुन लेते हैं और वो लोग जैसे ही पीछे घूमते हैं गुस्से में आकर, वहां पर वो तीनों लड़के बिना नजरों में आंखें मिलाए पीछे से ही भाग गए होते हैं। तभी यहाँ पर उनमें से एक हंटर गुस्से में आके उन सब से बोलता है तुम लोग में अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हमारी आंखों में डाल के सब बातें बोल सको तो तुम्हें पीठ पीछे भी ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। तुम डरपोक लोग, तुम में ही इतनी हिम्मत थी तो तुम ही जाके लड़ लेते ना। तभी यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो अपने सभी लोगों पे चिल्ला रहे होते हैं कि मेरी कंट्री में एक ऐसे रैंक का गेट अपीयर हुआ है और मेरे को इसके बारे में नहीं पता है। हंटर एसोसिएशन वाले कुछ करते क्यों नहीं है? जब वो गेट टूट जाएगा तब तुम लोग कुछ करोगे क्या? प्रेसिडेंट को इतने गुस्से में देखकर वहाँ पर एक हंटर बोलता है सर आप इतने गुस्सा मत करिए, आपको तो पता ही है एक एस रैंक के गेट को क्लियर करने के लिए एस रैंक के हंटर काफ़ी नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर वो गंजू सा जो इंसान बैठा हुआ होता है वो भी एक मास्टर ही होता है और वो वहाँ पर बोलता है आपको तो पता ही है जेजू आइलैंड में बाकी के एस रैंक के हंटरों के साथ क्या हुआ था। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है बस बातें ही हमें नहीं करनी चाहिए, मुझे तो लगता है हमें थॉमस आंद्रे को बुला लेना चाहिए। तभी यहाँ पर एक बंदा अपने हाथ में कुछ पेपर लेके कहता है क्या तुमको सच में लगता है हमारे पास इतना फंड है कि हम थॉमस आंद्रे को हायर कर पाएंगे? और तो आप लोग यहीं पर सोचो थॉमस आंद्रे जो कि एक नेशन लेवल का हंटर है वो कितने पैसे चार्ज करता होगा, जो कि जापान जैसे कंट्री के पास भी नहीं है उसको इतने पैसे देने के लिए। तब यहाँ पर वो बंदा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है थॉमस आंद्रे को तो बुलाना छोड़ो, हमारे पास तो हमारे खुद के कंट्री के सारे एस रैंक के हंटर नहीं है, क्योंकि ये बस यही एक बड़ा सा गेट अपीयर नहीं हुआ है, बहुत सारे छोटे रैंक के गेट्स भी अपीयर हो रहे हैं और बहुत सारे हंटर्स तो उन्हीं को क्लियर करने में है। तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ कितने हंटर हमें ज्वाइन कर पाएंगे इस रेड में। तभी यहाँ पर सुजीमोटो कहता है मेरे पास एक हंटर है, मुझे एक हंटर के बारे में पता है, अगर हम उसे पैसे देंगे तो वो हमें ज़रूर ज्वाइन करेगा। और यहाँ पर अभी हमें उस नेशनल लेवल हंटर के बारे में नहीं बताया जाता है। तभी यहाँ पर हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी चाबी को हाथ में लेके सोच रहा होता है, पता नहीं मुझे कितनी देर बाद अब उस लोकेशन का पता मिलेगा। और वो साथ ही में सोच रहा होता है जब मैं 102 लेवल पे पहुंच जाऊंगा तब मुझे कौन कौन सी स्किल्स और एबिलिटी मिलेगी, क्या मेरे को और भी नई एबिलिटी मिलेगी। साथ ही में अपने कार को पार्क करता है और ये सब बातें सोच रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर चाहन दिखती है और चायन भी उसे यहाँ पर देखकर जल्दी से अपने आप को पीछे घुमा के भागने की कोशिश कर रही होती है, मगर वहाँ पर जिन्वू तुरंत उसके सामने आ जाता है और कहता है आखिर तुम मेरे से क्यों भाग रही हो? जिसपे कि चायन कहती है नहीं मैं तुमसे नहीं भाग रही हूँ, मैं तो यहाँ पर बस अपनी कार लेने के लिए आई थी। तब जिसपे कि जिन्वू सोचता है अरे हाँ उस दिन तो हम शैडो एक्सचेंज के उसमें चले गए थे तो तुम्हारी कार तो यहीं रह गई है, तो तुम लेकिन फिर भी तुम मेरे से इस तरीके से मुंडी क्यों घुमाई, तुमने मेरे से बात तक नहीं करी।
यहाँ पे चाहन के पास बहुत सारी बातें बोलने को होती है। वो सोच रही होती है क्या एक ए रैंक का हंटर एस रैंक से ज़्यादा अच्छी है, और क्या तुम सच में उसे डेट कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए काम करेगी, और आखिर वो लड़की है कौन। साथ ही में वो जिन्वू को मिन मियांगो के बारे में बताती है कि उसने पता नहीं तुम्हारे पावर के बारे में कुछ मेरे को बात बताई थी, लेकिन मैं भूल गई थी और मेरे को वही बात तुम्हें बतानी है। जिसपे कि जिन्वू चाहन से कहता है अच्छा ठीक है चलो हम ऑफिस में ऊपर चलते हैं, हम वहीं पर इस बारे में बैठ बात करेंगे। और जैसे ही वो दोनों ऊपर आते हैं, ऊपर कोई भी नहीं होता है। जिसपे कि चाहन बोलती है आखिर ये खाली खाली से क्यों है। जिसपे कि जिन्वू बोलता है वाइस मास्टर जिन्हो किसी काम से बाहर गया हुआ है। जिसपे कि चाहन कहती है तो क्या मतलब सच में हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। जिसपे कि जिन्वू कहता है तुम मेरे को नीचे कुछ बात बताने वाली थी ना, तो जल्दी से बोलो ना फिर। जिसपे कि चाहन बोलती है उस दिन जब मिन मियांगो ने मेरे को हील करा था, और अभी कुछ दिन पहले भी मुझे एक वॉइस सुनाई दी थी, मैंने मिन मियांगो को देखा था, वो मेरे से बोल रहा था जिन्वू को जाकर बताओ उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उसकी जो पावर है वो उसकी खुद की नहीं है, वो कोई और है। जब मैं मर गया था तो मुझे किसी चीज ने बाहर निकाला था, और मैं खुद ही था, लेकिन पता नहीं मैं खुद नहीं रहा, मैं उसका स्लैब बन गया। लेकिन मुझे जिसने बाहर निकाला था वो जिन्वू नहीं था, वो तो कोई और ही था। और सबसे वियर्ड बात तो ये है, मुझे उसकी सेवा करना, उसकी सारी बातें मानना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं उसका स्लैब बन गया। मगर इससे पहले कि मिन मियांगो चाहन को सारी बातें बता पाता, कोई दूसरी शैडो उसके पीछे उसे खींच के ले जा रही होती है। जिससे कि मिन मियांगो की शैडो धीरे धीरे गायब हो रही होती है। और लेकिन वो चाहन को बोल रहा होता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पर जिन्वू का ट्रू एनिमी। और बस इतने में ही वहाँ पर मिन मियांगो गायब हो जाता है। और वहीं दूसरे सीन में जिन्वू हमें एक टेंजिन के अंदर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बैठ के खा रहा होता है और सोच रहा होता है मेरी खुद की पावर खुद की नहीं है। हालांकि वो सोचता है हाँ मेरी पावर खुद की तो नहीं है, सिस्टम ने ही दी है, लेकिन ये जितनी भी ये सारी बातें हैं जल्दी मेरे को इस बारे में पता चल जाएगा जब मैं उस डबल रेयर वाली टेंजिन में जाऊंगा उसकी की मदद से। तभी यहाँ पर हमें जिन्हो भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठ के खा रहा होता है। जिन्हो यहाँ पर खाते हुए जिन्वू से बोलता है मुझे तो उस दिन की याद आ गई जब दिन हम पहली बार मिले थे, उस दिन भी हम दोनों टेंजिन में अकेले ही थे ना। और साथ ही में वहाँ पर जिन्वू से बोलता है जब हमारे तुम्हारे शैडो सोल्जर्स ही ये सारे काम कर लेते हैं तो हम दोनों आके यहाँ पर आते क्यों हैं। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू से एक आंट दिखाते हुए कहता है देखो जरा वहाँ पे बगल में क्या कर रहा है वो, अगर हम दोनों यहाँ पर नहीं आए ना तो ये सब कुछ खा जाएंगे और हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जिसपे कि यहाँ पे जिन्वू से बोलता है आखिर जिन्हा अब कैसी है। जिसपे कि जिन्वू से बोलता है वो अब ठीक ही होगी और वो थोड़ा और रेस्ट कर लेगी तो जल्दी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू बोलता है चलो मैं उसे देख ही लेता हूँ, मैं अपनी एक शैडो की एबिलिटी के मदद से उसको देख सकता हूँ कि आखिर वो कर क्या रही है। तभी यहाँ पर वो अपनी आंखें बंद करता है और देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ पर टीवी चलती हुई दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि वहाँ बीरू बैठ के वो सीरियल देख रहा होता है। जिसपे कि जिन्वू बोलता है जिन्हा बहुत ही जल्दी सो जाती है टीवी देखते देखते, और तभी आजकल बीरू ऐसी बहकी बहकी बातें करता रहता है, बेकार के सीरियल देखता रहता है और बेकार की बातें करता रहता है इधर उधर। तभी वो अपनी मॉम को देखने लगता है और मैम कहता है मॉम भी शॉपिंग कर रही है। तभी यहाँ पर चोई चोंग यूनबो को भी देखता है, तभी वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। वो वहाँ पर चायन को नहाते हुए देख लेता है। जिसपे कि जिन्वू अपनी आंखें खोलता है और चिल्लाता है और कहता है क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए, लेकिन मैं उसे बोलूँगा क्या कि मैंने उसे नहाते हुए देख लिया। और इतने में वहाँ पर जिन्हो उससे बोलता है जिन्वू मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जापान में मुझे पता चला एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ है, क्या उन लोगों ने तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है। जिसपे कि जिन्वू बोलता है पता नहीं मुझे, लेकिन वो अगर मुझे कॉन्टैक्ट भी करेंगे तो मैं जा नहीं पाऊँगा, मुझे कुछ पर्सनल काम है। और तभी हमें उसके हाथ में जिन्वू के हाथ में वही ब्लैक कलर की दिखाई जाती है और डबल लेयर वाले टेंजन की चाबी, जिसकी टाइमिंग यहाँ पे 26 हाव और 51 मिनट्स रह गई है। और उसके बाद उसकी लोकेशन जिन्वू को पता चल जाएगी। और इसके साथ साथ वहाँ पर जिन्वू और जिन्हो दोनों ही उस टेंजन को क्लियर करके वापस जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सीन रसिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और इस रशियन हंटर का नाम यूरी ओलिव होता है और ये एक नेशनल लेवल का हंटर होता है जो कि सुजुमोटो से बोल रहा होता है तुमने बिल्कुल सही करा जो तुम सीधा यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आ गए। बाय द वे तुम्हारी कंट्री में सिर्फ 6 रैंक के हंटर को क्यों मिशन के लिए भेजा जा रहा है। जिसमें कि सुजुमोटो बोलता है हर गिल्ड से एक ही एस रैंक के हंटर को भेजा जा रहा है क्योंकि जापान में तेजी से गेट खुल रहे हैं और बाकी हंटरों को बाकी काम भी देखने पड़ेंगे, तो इसीलिए शायद वो हमारे साथ रेड पे नहीं आ पाएंगे। जिसपे कि यहाँ पर यूरी बोलता है अरे अरे तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करोगे तो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। साथ ही में वो बोलता है मुझे हर एक दिन का 10 मिलियन चाहिए, तुम मेरे को हायर कर लो और मैं उस गेट को तब तक होल्ड करके रखूंगा जब तक तुम चाहते हो। वैसे तो ये एक रशियन हंटर है तो इसका प्राइस 6000 ही होना चाहिए था, ये 10 मिलियन क्यों मांग रहा है। आप सभी लोगों को इसके प्राइस के बारे में क्या लगता है, इस रशियन हंटर के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।